स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर जो 16 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। हालांकि हम जो है इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पार्ट फर्स्ट हमारे काम में आने वाला नहीं है क्योंकि सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है और सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां चैप्टर है उसमें पहले जो है हमारे पास 3 मेजर टॉपिक्स हुआ करते थे, 3 बड़े बड़े टॉपिक्स हुआ करते थे। कौन कौन से? एक तो हुआ करता था हमारा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है वो अब सिलेबस में नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा दुख की भी बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इसको नहीं समझते तो आगे के हिस्से जो है, आगे के हिस्से आपको समझ में नहीं आते, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा हुआ कि आपने इसको पढ़ लिया। खैर चलिए, अब तो हमें इसको वापस से नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है दूसरा रहता है गरीबी और तीसरा जो रहता है वो है बेरोजगारी, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा हम कंप्लीट कर चुके थे, मुद्रास्फीति हमने कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, तब तक सिलेबस नहीं आया था। अब सिलेबस आ गया है तो हमें पता चल गया है कि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या छोड़ना है। और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि क्लास 10th का जो है सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट गरीबी जो है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी जो है बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने। अर्थव्यवस्था का मतलब आपने समझ लिया कि भारत के अंदर किस तरह से फंड जो है, यानी कि अर्थ जो है, जो रुपया है, उसकी व्यवस्था किस तरह से होती है, ठीक है। यानी कि भारत को आगे से आगे चलाने की जो व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था जो है, उसके सामने कई सारी चुनौतियां आती हैं, कई सारी समस्याएं आती है, जिनकी वजह से ये जो हमारी, हम ये कह सकते हैं कि चुनौतियां हैं, ये हमारे विकास में बाधक बनती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो चलिए फिर जो है सबसे पहले हम जो है डिस्कस करते हैं गरीबी को। गरीबी को हम पूरा जो है चारों आयामों की तरफ से पहले तो समझेंगे कि गरीबी क्या होती है, गरीबी कितने प्रकार की होती है। फिर समझेंगे कि गरीबी के क्या क्या कारण है, गरीबी कैसे कैसे मापी जाती है, भारत में कौन सी संस्था है जो गरीबी का मापन करती है, कौन सी संस्था में ये बताती है कि भारत में कितने प्रतिशत गरीब है, कौन गरीब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी संकल्पनाएं हम यहाँ पर समझेंगे और फिर लास्ट में समझेंगे कि गरीबी जो है, इससे जो है निपटारा कैसे किया जा सकता है, गरीबी से गरीब लोगों को उबारा कैसे जा सकता है, ठीक है। यानी कि गरीबी निवारण के उपाय भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये टॉपिक जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे बेरोजगारी की तरफ, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि गरीब लोग आपने बहुत सारे देखे होंगे, चाहे तो वो खेत में काम करने वाले मजदूर हो जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती है, हालांकि वो किसान का ही काम करते हैं लेकिन उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है। हो सकता है कि वो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हो, ईंटें उठाने वाले मजदूर हो, या फिर होटलों में काम करने वाले मजदूर हो, या फिर घरों में सफाई करने वाले मजदूर हो, घरों में सफाई करने वाली जो है महिलाएं जो होती हैं वो हो, या फिर फटे पुराने कपड़े पहने भीख मांगते हुए लोग हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो गरीब कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन सही मायने में अगर आपको गरीबी की परिभाषा देनी पड़ जाए तो आप गरीबी को डिफाइन कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये जितने भी आप जिस चीज़ को गरीब मानते हो, जिस व्यक्ति को गरीब मानते हो, उसमें क्या चीज़ होती है कि वो जो व्यक्ति है वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। अब आवश्यकताएं तो सभी की होती हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकताओं से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम आवश्यकताओं से तात्पर्य है कि क्या वो अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है, क्या वो अपने बच्चों को ठीक ठाक से कपड़े पहना पाता है, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता है, क्या वो अपने बच्चों का स्वास्थ्य सही रख पाता है कि कहीं उसके परिवार में कोई कुपोषित तो नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ठीक है, ये जो सबसे छोटी वाली आवश्यकताएं हैं, अगर वो किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हो पा रही है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। सो मेरे ख्याल से आप गरीबी की डेफिनेशन समझ चुके होंगे। सो गरीबी की परिभाषा सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि गरीबी का तात्पर्य क्या है। गरीबी से क्या तात्पर्य? तो हम कहेंगे कि गरीबी वह स्थिति है, गरीबी
वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं मैंने आपको बता दिया कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी आजकल आ गई हैं, ठीक है। सो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, पूरी नहीं कर पाता है। अब सिंपल सी बात है कि आवश्यकताएं कब पूरी नहीं होती है। आप अगर कुछ भी खाने के लिए खरीदना चाहते हो तो आप कब नहीं खरीद पाओगे। आप अपने बच्चों, आप नहीं, खैर जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को कब स्कूल नहीं भेज पाएंगे, कब वो अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, कब वो अपने बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद पाएंगे। सिंपल सी बात है कि जब उनके पास पैसों का अभाव होगा तब ही तो वो गरीबी की स्थिति में आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर किसी के पास धन का अभाव है तो उसे भी हम गरीबी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसके ऑप्शनल में आप ये कह सकते हो कि जब कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता या फिर न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असफल रहता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। सामान्यतः धन या संपदा के अभाव को ही गरीबी कहते हैं। तो सामान्यतः देखिए बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो, 10th क्लास के अकॉर्डिंग तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, सामान्यतः धन या संपदा के अभाव को, धन या संपदा के अभाव को गरीबी कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, इसके अकॉर्डिंग तो फिर दुनिया का कोई भी आदमी अमीर नहीं है, सभी अपने आप को गरीब मानते हैं। पैसों की कमी तो सबके पास है ना, चाहे जितना भी आ जाए कमी तो रहती है ना, हमें चाहत तो रहती है ना हर एक चीज़ की, ठीक है। यानी कि गरीबी की तो हमने कह दिया कि न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो हम उसको गरीब कह देंगे, ठीक है। चलिए इसको और अच्छा समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, ठीक है, वो काम पर क्या करके जाता है, पैदल चल करके जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा दूसरा व्यक्ति है जिसके पास साइकिल है, क्या है, साइकिल है। तो ये जो है बढ़िया सी इसके पास जो है साइकिल है और साइकिल पर जो है ये इस तरह से बैठ करके जो है अपने काम पर जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लीजिए ये साइकिल, मान लीजिए साइकिल का डायग्राम हमारा थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं बना है, पर मान लीजिए कि ये साइकिल है, ठीक है। तो ये जो है साइकिल पर साइकिल चला करके अपने काम की तरफ जाता है, अपने जहाँ पर भी ये काम करता है। और मान लीजिए कि तीसरा व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति जो है उसके पास क्या है, बाइक है, उसके पास बढ़िया सी बाइक है और वो बाइक पर बैठ करके सेल्फ स्टार्ट करके जाता है, आराम से बैठ करके जाता है अपने काम की तरफ। अब तीनों के तीनों दोस्त हैं। ये जो दोस्त है, अगर पहले 2 दोस्तों की बात की जाए तो इन दोनों में कौन सा गरीब है और कौन सा अमीर है, तो आप कह दोगे कि ये गरीब है और ये थोड़ा सा अमीर है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो, ठीक है, इन दोनों की बात की जाए तो ये गरीब और ये अमीर, ठीक है। अगर इन दोनों की बात कर लें, अगर इन दोनों की बात कर लें तो अब गरीब कौन सा हो गया, तो गरीब हो गया ये, इसके पास साइकिल है, और ये हो गया अमीर, इसके पास बाइक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि इनका जो बॉस है, इन तीनों का जो बॉस है उसके पास मान लीजिए कि कार है, कौन सी, मारुति कार है, ठीक है, मारुति की कंपनी की कार है कोई बढ़िया सी। तो अब बताइए कि ये भी गरीब हुआ कि नहीं, ये भी गरीब हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो साइकिल के सपने देखेगा, वो गरीब है। जिसके पास साइकिल है वो बाइक के सपने देखेगा, वो गरीब है। जिसके पास बाइक है वो कार वाले से ज़्यादा गरीब है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
तो इस तरह से तो हर कोई गरीब होगा, कि सिंपल सी बात है। जिसके पास कुछ नहीं है वो सोचेगा कि मैं तो गरीब हूँ, काश मेरे पास साइकिल होता। साइकिल वाला सोचेगा कि मैं तो गरीब हूँ, काश मेरे पास बाइक होती। बाइक वाला सोचता है कि मैं तो बहुत, अगर कहीं जाना होता है तो बहुत धूप होती है, बारिश में भीग जाता हूँ, काश मेरे पास गाड़ी होती, कोई छोटी मोटी गाड़ी होती। छोटी मोटी गाड़ी वाला सोचेगा कि काश मेरे पास जो है बढ़िया वाली एसी कार होती। बढ़िया वाली एसी कार वाला सोचेगा कि काश मेरे पास ऑडी होती। ऑडी वाला सोचेगा कि काश जो है मेरे पास खुद के जो है हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते, मैं जो है वहाँ से जो है उनमें आराम से लग्जरी वाहनों में घूमता। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर जो है हर एक लेवल पर एक अमीर और एक गरीब आपको दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो है गरीबी और अमीरी की किस तरह से तुलना की जाए, किसको गरीब माना जाए और किसको अमीर माना जाए, इस आधार पर गरीबी जो है वो 2 प्रकार की होती है। गरीबी जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो हो जाएगी निरपेक्ष गरीबी, एक तो हो जाएगी निरपेक्ष गरीबी कि सचमुच में कोई गरीब है या नहीं, सचमुच में उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकती है या नहीं। और दूसरी हो जाएगी सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में जो है एक दूसरे के सापेक्ष देखा जा सकता है कि किसी की तुलना में वो कितना गरीब है, किसी की तुलना में वो कितना अमीर है। ये चीज़ आपको समझ में आई? यानी कि गरीबी को जब देखते हैं तो गरीबी को देखने के भी 2 नज़रिए हो जाते हैं। एक तो हो गया निरपेक्ष गरीबी, यानी कि जिसके पास रोटी, जो आराम से अपनी खाना बना पाता है, जिसको 2 वक्त का खाना नसीब होता है और जिसको अच्छे से कपड़े पहनने को मिलते हैं, जिसके पास जूते हैं, जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिसका अच्छा स्वास्थ्य है, वो गरीब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये सुविधाएं किसी के पास नहीं है तो वो क्या है? गरीब है। ये तो हो गई निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, बच्चे इसके भी स्कूल जाते हैं, बच्चे इसके भी स्कूल जाते हैं, स्वास्थ्य इसका भी अच्छा है, स्वास्थ्य इसका भी अच्छा है, रोटी कपड़ा और मकान इसके पास भी है, रोटी कपड़ा और मकान इसके पास भी है। लेकिन अगर दोनों की तुलना कर ली जाए, वैसे तो ये दोनों ही गरीब नहीं है, निरपेक्ष गरीबी तो इनको कहेगी कि ये दोनों ही गरीब नहीं है, लेकिन अगर इनकी तुलना कर ली जाए तो कौन सा गरीब है? तुलनात्मक रूप से ये गरीब है, और इस गरीबी को बोला जाता है सापेक्षिक गरीबी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? लेकिन भारत के अंदर जो है, जो गरीबी की गणना की जाती है वो निरपेक्ष वाली की जाती है, सापेक्ष वाली जो है वो बड़े बड़े देशों में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि निरपेक्ष गरीबी का मतलब है हमने एक लाइन लगा दी कि ये आवश्यकताएं जिसके पास हैं वो तो हो गया इस लाइन से ऊपर, वो तो गरीब नहीं होगा, और जिसके पास ये वाली जो आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो रही है वो इनसे नीचे आएगा, वो हो जाएगा गरीब। ठीक है, तो हमारे भारत के अंदर तो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन जब हम विकसित देशों में चले जाते हैं तो वहाँ पर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सबके पास है, सबके पास है। तो वहाँ पर ये जो तुलनात्मक वाली है ये वहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर गरीबी को हर मायने में आप समझ गए। गरीबी की डेफिनेशन आप समझ गए कि वह स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, तो सामान्यतः धनीय संपदा के अभाव को ही हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। गरीबी 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष में 2 जनों की तुलना की जाती है, निरपेक्ष में कोई तुलना नहीं की जाती। निरपेक्ष में सबके लिए एक लाइन खींच दी जाती है कि जो इस लाइन से नीचे है वो गरीब है, जो इस लाइन से ऊपर है वो गरीब नहीं है। ठीक है, और भारत के अंदर ज़्यादातर निरपेक्ष गरीबी की ही गणना की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उस लाइन से नीचे आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब जो है हम ये निरपेक्ष और सापेक्ष वाला जो कंसेप्ट है, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी, इन दोनों में अच्छे से अंतर देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ लेता है कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम से दिखा सकते हो कि निरपेक्ष गरीबी में एक क्या किया जाता है कि एक लाइन खींच ली जाती है, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो निर्धनता रेखा, या जिसको मानक रेखा भी
जो है मान लिया जाता है कि ये जो है निर्धनता रेखा है। इससे कम अगर कोई व्यक्ति है, यानी अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसको इससे नीचे रख दो। अगर वो आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तो इसको इससे ऊपर रख दो। ऊपर वाले जो है गरीब नहीं होंगे, लेकिन जो निर्धनता रेखा से नीचे आएगा वो जो है क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। ठीक है, इस निर्धनता रेखा का निर्धारण भारत के अंदर कैसे किया जाता है उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ के हालांकि जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है कि निरपेक्ष गरीबी क्या है। तो सिंपल सी बात है कि निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल हो जाता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी वो पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में उपयोगी होता है। ठीक है, यानी कि जो निरपेक्ष गरीबी है वो अविकसित राष्ट्रों में ही होती है, क्योंकि जब विकसित राष्ट्रों की हम बात करेंगे तो वहां पर इस रेखा से नीचे कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं सभी की पूरी होती हैं। तो जब सभी के सभी निर्धनता रेखा से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाने के बाद अब उनमें कोई अमीरी गरीबी जैसा कंसेप्ट अगर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी तुलना करनी पड़ेगी। अगर किसी की आय ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। अगर किसी की आय कम है तो वो गरीब हो जाएगा। ठीक है, सो उस कंसेप्ट में हम सापेक्ष गरीबी अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर निर्धारित करना पड़ता है। कि एक मानक स्तर निर्धारित कर दिया मूलभूत आवश्यकताओं का कि ये अगर मूलभूत आवश्यकताएं इतनी कैलोरी जिसको मिल रही है वो तो कुपोषण का शिकार नहीं हो पाएगा, वो तो निर्धनता रेखा से नीचे नहीं आएगा, लेकिन जिसको इतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही उसको निर्धनता रेखा से नीचे रखा जाएगा और वो गरीब माना जाएगा। ऐसा ही तो कुछ होता है भारत के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो सापेक्ष गरीबी में क्या करता है, दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जिसकी आय ज्यादा वो अमीर, बाकी गरीब। ठीक है, तो आप कह दोगे समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में आय या धन के सापेक्षिक असमानताओं। सापेक्षिक असमानताएं का मतलब क्या है, तुलनात्मक रूप से उनकी जो माप है उसी को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या कहता है, सापेक्ष गरीबी का विचार विकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। भारत के अंदर कौन सा चलता है, निरपेक्ष गरीबी चलती है। निरपेक्ष गरीबी जो है इसका यूज करके गरीबी का मापन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि सापेक्ष गरीबी का निर्धारण विभिन्न आय वर्गों में बिना किसी मानक के तुलनात्मक रूप में किया जाता है। कि जो इतना कमा लेता है वो अमीर है, इससे कम कमा लेता है तो वो गरीब है। ठीक है, यानी कोई मानक नहीं निर्धारित किया जाएगा, बस तुलना कर ली जाएगी, जिसकी आय ज्यादा वो अमीर, जिसकी आय कम वो गरीब। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये थी हमारी निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो इनके शब्द से ही पता चल रहा है, निरपेक्ष का मतलब किसी से तुलना नहीं करनी है, बस एक रेखा निर्धारित कर दी गई, और सापेक्ष में दो व्यक्तियों की हम तुलना करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं कि भारत में निर्धनता के कारण क्या क्या है, भारत में गरीबी किस किस वजह से होती है। ठीक है, सो सभी कारणों को हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर गरीबी के जो मुख्य कारण हैं उनको विस्तार सहित समझते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो गरीबी के मुख्यतः 4 प्रकार के कारण होते हैं। पहला है हमारा सामाजिक कारण। ठीक है, भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी सामाजिक रीति रिवाज हैं जिनकी वजह से जो व्यक्ति है वो गरीबी के दुष्चक्र में ना चाहते हुए भी फंस जाता है। ठीक है, तो ऐसी सामाजिक कुरीतियों को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सामाजिक रीति रिवाजों को देखते हैं हम कि पहला है कि जब भी किसी बच्चे का घर में जन्म होता है, जब भी कोई विवाह होता है, या जब भी कोई मृत्यु जैसा जब भी कोई घर में जो है मान लीजिए कि घटना हो जाती है, तो उस पर व्यक्ति द्वारा इतना ज़्यादा खर्च किया जाता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि कोई बूढ़ा पिता जो है वो अपनी मान लीजिए कि 4 बेटियों की शादी करना चाहता है, तो 4 बेटियों का जो है उसे बहुत सारा दहेज आज भी देना पड़ता है। ठीक है, हाँ मानते हैं कि दहेज प्रथा के विरोधी कानून आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में आप देखेगा कि कुछ एक शादी विवाह ही हैं अब भी जो दहेज नहीं लेते, बाकी सभी शादियों में दहेज लिया और दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है शादियों में बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्च किया जाता है। ठीक है, आपने ये देखा होगा। तो वो खर्च जो है उसकी वजह से जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। ठीक है, कई बार जो है शादी विवाह में लिया गया कर्ज जो
होता है, ठीक है, वही जो है व्यक्ति जो है पूरी उम्र जो है उस कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है और उसका जो कर्ज है वो उसे चुकाया नहीं जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कई सारे रीति रिवाज व्यक्ति को ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई गरीब है तो वो जो है कर्ज लेकर के ऐसे फंक्शंस को जो है घर में ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी वजह से जो है वो कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है, ठीक है। तो सामाजिक पहला कारण तो ये हो गया कि जो रीति रिवाज है हमारे, जब भी विवाह कार्यक्रम होता है, जब भी किसी का बच्चे का जन्म हो जाता है परिवार में, ठीक है, तो इस तरह के जो है सामाजिक कारण हो गए। दूसरा कारण क्या है कि जब हमारे समाज में एक होता है कि जब तक बेटे का जन्म नहीं हो पाता परिवार जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता, ऐसा माना जाता है हमारे समाज के अंदर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई जो दंपत्ति होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जब तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होते हैं वो तब तक जो है बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि घर में कई बार ऐसा होता है कि कई परिवार ऐसे होते हैं जहां पर परिवारों में 5 या 6 बेटियां हो जाती हैं, फिर भी वो बेटे की चाह करते हैं, ठीक है। हालांकि ये जनसंख्या जो है वृद्धि के कानून जो है उनके खिलाफ है, ठीक है। आजकल कई सारे जो है नियम बना दिए गए हैं, हम 2 हमारे 2 या फिर हम 2 हमारा 1, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी शिक्षाएं जो है, बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है चीज़ें महंगी होगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है गरीबी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि बेटे के जन्म की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक सामाजिक कारण हो गया, गरीबी का कारण हो गया। उसके बाद है कि जातियों में विभाजित समाज ने बहुत बड़े हिस्से को हीन अवस्था में बनाए रखा, ठीक है। हमारे जो है ऊंची और नीची जातियां इस तरह से बनाई गई कि कई हिस्सों में, भारत के कई हिस्सों में अब भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि समाज का एक जो हिस्सा है, समाज का जो एक भाग है, जो एक जाति है जिसे नीची जाति माना जाता है, उस परिवार के जो सदस्य हैं वो गरीबी से बाहर आकर के कोई बाहर जाकर के जॉब करने की सोच ही नहीं सकता। किस वजह से? क्योंकि वो बाकी की वहां की जो स्थानीय बड़ी जाति उनके दबाव में उनकी नौकरी ही करते हैं, ठीक है। ऐसी स्थितियां आज भी समाज में मौजूद है, जिसकी वजह से जातियों में विभाजित समाज ने बड़े हिस्से को हीन अवस्था में बनाए रखा। लंबे समय तक उन्हें गरीबी से बाहर आने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ठीक है। अब जब उन्हें अवसर नहीं दिया गया, जब वो और कहीं काम नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है कि वो गरीबी से बाहर आएंगे ही कैसे। और सिंपल सी बात है कि ये जो ऊंची नीची जाति के जो डिफरेंस क्रिएट की हैं वो इसी वजह से की गई हैं, ताकि वे जो लोग हैं वो दबे रहें और उन्हीं के काम आते रहें, उन्हीं के नौकर बन करके वो जीते रहें, ठीक है। अगर वो बाहर जा कर के चले जाएंगे तो ऊंची जाति के जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं वो उनका फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे, और अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए जो है इस तरह की चीज़ें जो है समाज में डेवलप कर दी गई हैं, ठीक है। हालांकि आज जो है अब जो है बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, अब तो जो है हर कोई जो है शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ कार्यरत है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में आज भी ये व्याप्त है। तो ये हो गए सामाजिक कारण जिनकी वजह से भारत के अंदर गरीबी के दुष्चक्र से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारण। कई सारे आर्थिक कारण जिनकी वजह से हम जो है गरीबी से उबार नहीं पा रहे हैं। क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। कि मान लीजिए कि कोई किसान है, वो गरीब है, तो वो जो है अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजता है, ठीक है। और ये आज जो है आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है ये समस्या कि अब जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप भी देखेंगे कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं, और जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं करेंगे उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, और जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक नौकरी जैसी जो मान लीजिए कि
नौकरी नहीं या अन्य व्यवसाय में वो तरक्की कैसे करेंगे, और जब तक तरक्की नहीं होगी तब तक गरीबी से वो उबार नहीं पा पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है कि अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर है। सारे के सारे भारतीय जो है आज भी औद्योगिक क्षेत्र की तरफ नहीं गए हैं, आज भी बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि कृषि में जो है संसाधन का आधार कमजोर है, वो कृषि में उतना निवेश नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कृषि उत्पादकता कम रहती है। और कृषि की उत्पादकता कम रहती है क्योंकि कृषि में आज आपको पता है कि खर्च बहुत है। खर्च की तुलना में जब उत्पादकता हमारी कम रहती है तो उत्पादकता कम रहने की वजह से आय आज भी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थे सारे के सारे आर्थिक कारण, यानी कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। आर्थिक रूप से जब आज की गरीबी है तो वो कल की गरीबी को जन्म दे रही है। ये चीज़ आप इससे समझ सकते हो, क्योंकि आज गरीब है, आज हम शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश नहीं करेंगे, आज हम शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगी, और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगी। और आपको पता है कि जब तक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो विकास के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है, बाकी नोट्स आपको जो है अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। बाकायदा जो है अलग अलग टॉपिक्स पे जो है बहुत अच्छे तरीके से रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, वो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर गरीबी उन्मूलन की बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन वो योजनाएं जब कुशलता से चलाई नहीं जा रही है तो फिर उन योजनाओं के लाने और ना लाने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो वास्तविक गरीब है उन तक उसका लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। भ्रष्टाचार कह लीजिए या फिर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनका जो है भ्रष्टाचार कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है उसमें लचीलापन है, ठीक है। आज भी जो है वो किसी ना किसी रूप से राजनीतिक दबाव में रह करके अपना कार्य करते हैं, ठीक है। प्रशासनिक तंत्र का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक दबाव के अंतर्गत आकर के कार्य करते हैं, जिसकी वजह से योजनाओं का लाभ जो है वो वास्तविक गरीब व्यक्ति या वास्तविक गरीब परिवार जो है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, ठीक है। राजनेता जो है वो ऊपर ऊपर से दिखाते, एक्चुअल में कोई काम नहीं हो रहा होता है, सिर्फ योजनाएं लाई जाती हैं, योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचाया जाता है। वास्तविक में जो है वास्तविकता में क्या है, इच्छा शक्ति की ही कमी है। अगर इच्छा नहीं होगी किसी चीज की तो वो काम होगा क्या। वास्तविकता में भारत के अंदर गरीबी उन्मूलन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद है गरीबी निवारण हेतु योजनाएं तो बनाई जाती हैं, योजनाएं तो पास होती हैं, फंड भी पास होते हैं, ठीक है, लेकिन कुशल संचालन नहीं हो पाता, और जब कुशल संचालन नहीं होगा तो उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा। प्रशासनिक तंत्र भी लचीला है, गरीबी निवारण के उपायों का लाभ भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक व्यक्ति या परिवार तक नहीं पहुंच पाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है। पहला कारण कि शिक्षा का निम्न स्तर है। जब शिक्षित लोग नहीं हैं तो वो गरीबी अमीरी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वो शिक्षा क्षेत्र में निवेश नहीं करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है कि वो गरीबी से बाहर कैसे आ पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव। भारत का आज अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कुछ एक नौजवानों को छोड़ करके सारे नौजवानों को सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं। आपको भी चाहिए होगी, बड़े होकर के आप भी सोचते होगे कि हम भी जो है सरकारी नौकरी लेंगे। तो बताइए कि अगर सभी लोग केवल और केवल सरकारी नौकरी के बारे में सोचेंगे तो भारत के जो उद्योग धंधे हैं, भारत के अंदर कई सारे बिजनेस हैं बड़े बड़े, उनको कौन चलाएगा। यानी कि भारत के अंदर जो भी व्यक्ति पढ़ता है वो सरकारी नौकरी की तरफ जाने का सोचता है। ये थोड़ा सा जो है ना
एक आपको हंसी दिलाने वाली चीज़ है, लेकिन ये जो है हमारी असलियत भी है। हर कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता है, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। सरकारी नौकरी वालों का ही जो है उन्हीं को सक्सेस माना जाता है एक्चुअल में, ठीक है। यानी कि भारत में जो है वो उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव है। कोई भी नया उत्पादन करने की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, नई फैक्ट्री लगाने की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, सरकारी नौकरी लेने की तरफ जरूर ध्यान जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि मानसिकता और समाज का सामाजिक ढांचा ही ऐसा बना हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद है पूंजी निर्माण का अभाव, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि कोई उद्योग धंधा इस तरह से चला भी लेता है, कोई अपना उद्योग बनाना चाहता है, उत्पादन क्रिया में हिस्सा लेना चाहता है, तो भी वो जो व्यक्ति है वो उत्पादन करने के बाद भी पूंजी निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको जो है मतलब यानी कि वो श्रम तो लगाएगा, अपना पूरा प्रयास तो लगाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पूंजी का निर्माण नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमारे भारत की कमजोर आधारभूत संरचना के कारण, कमजोर आधारभूत संरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी, वो उसको नुकसान पहुंचा देगी। जैसे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं ट्रक खरीद लेता हूं और मैं धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रक खरीद करके ट्रांसपोर्टेशन की एक कंपनी शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी गंदी है, मान लीजिए आप ये मानेंगे कि सड़कें जो है वो इतनी ख़राब है कि वो ट्रक से उसको इतनी आमदनी नहीं होगी जितना उसका ट्रक का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। और पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो जाएंगे कि वो खर्चा ही नहीं निकाल पाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मजदूर जो है वो रख तो पाएगा, लेकिन वो जो है पूंजी निर्माण नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण का अभाव है, और उसके लिए उत्तरदायी कौन है? कमजोर आधारभूत संरचना, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति तो एक कारण रहती ही है गरीबी की। सिंपल सी बात है कि जब मुद्रास्फीति होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, तो महंगाई बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप बढ़ेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे गरीबी के कारण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भारत के अंदर अगर हम गरीबी का निवारण करना चाहें, अगर गरीबी को दूर भगाना चाहें, तो हम कैसे भगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं गरीबी निवारण के उपाय। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं गरीबी निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये उपाय हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम में से ही कोई जो है आगे बढ़ कर के, आप में से ही कोई जो है आगे बढ़ कर के कोई नेता बनेंगे और कोई प्रशासनिक जो है सेवाओं में जाएंगे, तो वहाँ पर जा कर के आपको यही सब तो काम करने हैं, ठीक है। सो काम करने हैं तो अभी से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनानी है, ठीक है। तो चलिए पहला जो गरीबी निवारण का उपाय है वो है शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप शिक्षा का प्रसार करोगे, जब हमारी जो पीढ़ियां हैं वो शिक्षित होंगी, जब वो शिक्षित होंगी तो उनमें क्या होगा? उनकी योग्यता बढ़ेगी, उनकी जो श्रम की कुशलता है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जब प्रसार होगा तो श्रम कुशलता बढ़ेगी। अब यहाँ पर इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आता कि श्रम कुशलता कैसे बढ़ेगी और एक्चुअल में श्रम कुशलता है क्या। तो आपको पता है कि पहले जब हम थोड़ा टाइम पहले चले जाएं भारत के अंदर, तो वहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो हाथों से हुआ करता था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है उनके पास रोजगार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि बहुत सारी मशीनें आ गई हैं तो वो बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। उनके जो हाथ की कला थी उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो काम तो मशीनें उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर और कहीं ज़्यादा फास्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें उनकी कुशलता बढ़ानी चाहिए कि वो जो है उन मशीनों का यूज़ करके कुछ नया कर पाएँ, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल है? जब वो शिक्षित होंगे तभी पॉसिबल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पर श्रम कुशलता को बढ़ाना आना चाहिए। जैसे
आपको पता है कि पुराने टाइम में, अगर बहुत पुराने टाइम में चले जाएं, जब घर कच्चे ही हुआ करते थे, तो तब क्या होता था कि घर में अगर कोई कमरा बनाना है तो घर में ही कच्ची ईंटें बना ली जाती थी और घर वाले ही जो है मिलजुल करके जो है टेढ़ा मेढ़ा मकान बना लिया करते थे। ऐसा ही तो हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय में लोग अशिक्षित थे और श्रम की कुशलता नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में घर कौन बना रहा है, आज के टाइम में जो मैप है, जो घर है, वो कौन डिजाइन कर रहा है, आर्किटेक्चरर कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्ट कर रहे हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास श्रम कुशलता है, उन्होंने डिग्रीज ले रखी है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि आप चाहे कितना भी अच्छा डिजाइन बना दो, कितना भी अच्छा डिजाइन बना दो, उतनी परफेक्टनेस आप में आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी, ठीक है। आप जो भी नक्शा बनाओगे, जो भी चीजें बनाओगे, जो भी चीजें डिजाइन करोगे, उनमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो जिसमें श्रम की कुशलता है, ठीक है, उस काम में जो कुशल है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो आपसे फास्ट और ज़्यादा अच्छा बेहतर कर देगा। अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो श्रम कुशलता बढ़ेगी तो हमारी उत्पादकता भी तो बढ़ेगी, और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो गरीबी है वो भी दूर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि बेरोजगारी है, काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से गरीबी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गवर्नमेंट जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा जिन युवा व्यक्तियों के पास जो है टैलेंट है, ठीक है, जिनके पास योग्यता है, उनके लिए उनको जो है आर्थिक सहायता दे करके उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है कोई प्राइवेट कोई काम शुरू करना, अपना खुद का काम शुरू करना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और आपको पता है कि स्वरोजगार योजनाएं बहुत सारी चलाई जा रही है, जिसमें अनेक जो युवक हैं वो डेयरी उद्योग जैसे कई उद्योग जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक कुप्रथाओं का पर नियंत्रण करके, कि सिंपल सी बात है कि जो शादी विवाह में जो मृत्यु उपरांत या फिर जो जन्म, कोई बच्चे का जन्म होता है, तो उस जन्म पर जो है हम जितना खर्च करते हैं उस खर्च से कोई कर्ज के बोझ के तले ना दबे, इसका ख्याल करते हुए हमने जो है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण करना है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप उतना खर्च मत लगाइए, ठीक है। उतना खर्च नहीं लगाता है तो बाकी के लोग क्या सोचते हैं, इसने शादी अच्छी नहीं की, ठीक है। शादी अच्छी करने का क्या मतलब है, ठीक है। खाना ही तो खिलाना है सभी मेहमानों को, शादी ही तो करनी है, फिर इसमें इतना खर्च करके जो है अपनी शानो शौकत दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी भारतीय समाज के अंदर ऐसी रीति रिवाज है कि अगर डेकोरेशन अच्छी है, चाहे शादी चाहे किसी भी तरीके की हो, अगर डेकोरेशन अच्छी है, अगर उसने व्यवस्था अच्छी की, अगर रुपया पैसा ज्यादा लगाया है, तो क्या कहेंगे, उसने तो बहुत तगड़ी शादी की है। ऐसा हम करते हैं कि उसने जो है बहुत तगड़ा जो है इंतज़ाम किया था, ऐसी बातें की जाती है हमारे समाज के अंदर, ठीक है। और आप ऐसी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें जो है इन कुप्रथाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षित इंसान होने के नाते, ठीक है। कि कोई गरीब है, वो अगर उतना खर्च नहीं कर पा रहा है तो उतना खर्च नहीं करना चाहिए, कर्ज के बोझ के तले नहीं दबना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण करके। तो सिंपल सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उपभोग करने वाले ज़्यादा होंगे, चीज़ें वस्तुएं तो उतनी ही रहेगी, वस्तुएं उतनी है, उपभोग करने वाले बढ़ रहे हैं तो चीज़ें महंगी हो रही है, तो गरीबी बढ़ रही है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करके भी गरीबी का निवारण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है लक्षित समूह या वर्गों के लोगों तक लाभ पहुंचा करके, कि जो पिछड़े हुए हैं, जो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये शायद गरीबी से उबर नहीं सकते हैं, उन्हें जो है लाभ पहुंचा करके, इस तरह से व्यवस्था करके कि जो एक्चुअल में नीडी है, जिसको एक्चुअल में आवश्यकता है, उस तक जो है सहायता पहुंचे। अगर उस तक सहायता पहुंचेगी तो वो निश्चित ही किसी न किसी तरीके से, अगर उसको रोजगार मिल जाएगा, अगर उसको काम मिल जाएगा, तो वो जो है
गरीबी से उभर पाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ओवरऑल जो है हमारे गरीबी निवारण के उपाय हो गए। सो होपफुली आज की जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सो हमने जो है गरीबी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि भारत के अंदर गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है हमारे कुछ एक टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि भारत के अंदर भारत सरकार जो है वो गरीबी निवारण के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, ठीक है। सो इस तरह के फर्दर जो टॉपिक्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।